केवल और का 15 हो गया। आ गया बच्चा। आप पानी वगैरह खा देना बस आप। ओके। ग्लास में पानी। You are now unmuted. हेलो आलोक, हाँ सर। कैसे हो आप? सर बढ़िया। चलो अच्छी बात है। चलो तो आज आप बताओ, आप क्या चाहते हो, क्या चीज स्टार्ट करी जाए पढ़ना? क्योंकि अब देखो एक चीज है कि जो चीज अगर प्रीवियसली अभी तक जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, उस चीज में अगर कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आई, मे भी हो सकता है जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट भी, क्योंकि थ्योरी अगर चीजें क्लियर होंगी तभी क्वेश्चंस आप उसको इजीली कर पाओगे। थ्योरी वाला जो पार्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चंस को थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो उसमें आप बताओ क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? आलोक, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी। ओके, हाँ बताओ। देखो आप बताओगे ना तभी मैं चीजें समझ पाऊंगा, क्योंकि होता है कई बार, ठीक है। तो आप जब बताओगे तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग चीजें कर पाऊंगा, नहीं बताओगे तो मुझे ये लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी क्लास में आप अकेले हो तो कोई इशू नहीं है, जो आपका अगर पर्सनल कुछ भी चीजें प्रॉब्लम दिक्कत होगा उस चीज को हम डिस्कस कर सकते हैं। बताओ आप। सर आगे पढ़ाइए, जो हमें प्रॉब्लम होगी हम पूछेंगे। ओके, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उसी लिए हूँ ही, ठीक है। नहीं मतलब कि अभी तक जैसे अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ा था, एरर एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस और एरर हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस किए थे, मतलब काइनेमेटिक्स को हमने समझा था। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन इन 1D है ना। एक चीज और, अगर आपको लिख जो हिंदी इंग्लिश का थोड़ा इशू है तो भी आप बता देना, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें मैं थोड़ा देख लूंगा। तो हमने मोशन इन 1D मतलब एक डायरेक्शन में जो मोशन होता है उसको हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था मोशन इन 2D। 2D का मतलब कि दो डायरेक्शन में, मतलब कि जिसमें एक्स वाई डायरेक्शन दोनों हो, उसको हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर आता है जो उसको बोलते हैं NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये आप बताओ, पहले मैं कुछ चीजें आपसे पूछता हूँ, आप बताते रहना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो क्या है? न्यूटन का पहला नियम क्या है? सर न्यूटन का पहला नियम है, यदि कोई वस्तु गतिमान अथवा विरामावस्था में है तो अपनी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। एग्जैक्टली सही है, ठीक है। कि मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब रुका हुआ है, रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो उसी पोजीशन में रहना चाहेगा until we apply an external force। जब तक हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तब तक वो उसी पोजीशन में रहना चाहेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसका कोई एग्जांपल आप बताओगे? कोई भी एग्जांपल?
सर मैच खेलते समय जैसे जैसे सर बॉल आती है तो उसे मतलब सही है। हाँ सही बोले, जैसे कि मान लो किसी ने बल्ले से गेंद मारी, ठीक है, अगर हम कैच करने की कोशिश करें तो कैच करें, तो अगर हम अ, हाथ को जनरली क्या होता है जब हम कैच करते हैं तो हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, यस सर। ठीक है, ये अगर पीछे की तरफ नहीं खींचेंगे क्योंकि मोशन में बॉल है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, कि कई बार क्या होता है कि कैच करते समय हम गिर भी जाते हैं, ठीक है, तो वो फोर्स इतना ज्यादा होता है, अगर हम हाथ को पीछे नहीं खींचेंगे तो कई बार हाथ में चोट भी लग जाती है, क्यों, क्योंकि हाथ को जो लोग नहीं खींचते तब हाथ में चोट सी लगती है, ठीक है, तो वो एक यस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो नहीं, जैसे मान लो कि कोई चलती हुई गाड़ी है, बस है या फिर जीप है, टैक्सी, कुछ भी है, अगर उससे हम, अगर वो चल रहा है, अगर उस इंस्टेंट में अगर हम उतरने की कोशिश करेंगे तो क्या करते हैं, हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, या फिर हमें ये बोला जाता है कि अगर कोई गाड़ी स्लो चल रही है, अगर आप उससे उतरना चाहते हो तो उतरते समय क्या करो, आप आगे की तरफ थोड़ा दौड़ो, क्योंकि वो गाड़ी चल रही होती है, तो गाड़ी चल रही, गाड़ी के साथ आप भी चल रहे होते हो, तो अगर हम उतर रहे हैं तो हमें उसके डायरेक्शन में थोड़ा सा दौड़ेंगे तो हम नहीं गिरेंगे, बट अगर हम गाड़ी स्लो चल रही है और अगर हम उतर रहे हैं बट हम दौड़ नहीं रहे हैं हल्का सा उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में गाड़ी चले, तो फिर हम गिर सकते हैं, ऐसा शायद देखा भी यस होगा आपने कभी कभी, जी। ठीक है, तो ये है कि मोशन में है गाड़ी, तो गाड़ी के साथ आप भी मोशन में हो तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स किसके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के, ठीक है, चलो बढ़िया है। सेकेंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ सर, जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु हम पर उतना बल लगाती है उसके बराबर बल, मतलब ये तो थर्ड लॉ हो गया, जितना बल हम लगा। ये तो थर्ड लॉ हो गया ना जो आप बता रहे हो, कि every action has an equal and opposite reaction। सेकेंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ जो होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है, अब हिंदी में थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं रहा, लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब कि वही जो चीज आप समझा रहे थे कि अगर कोई चीज रेस्ट में है, रुकी हुई तो रुकी हुई रहना चाहती है, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। सेकेंड लॉ जो आप बता रहे हो ना कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका अपोजिट रिएक्शन हमें मिलता है, वो थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो थर्ड लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या है? सोचो सोचो थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। सेकेंड लॉ में ये बोला जाता है, पहले मैं एक बार आपको इंग्लिश में बोलता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ, कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, मतलब कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में dp बाई dt करके, ठीक है, ये मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, मास कांस्टेंट है तो ये इस तरीके से आ जाता है dp बाई dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिए तो ये क्या आ जाएगा, dp बाई dt ऑफ v, ठीक है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ है, ठीक है, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एक्चुअल लॉ ये है बट हम जो यूज करेंगे वो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करते हैं, ठीक है, अभी के टर्म में, बाकी जैसे आगे चैप्टर्स में हम जब जाएंगे आगे चैप्टर्स में ये चीजें और इसी तरीके से यूज में आती है, ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, राइट। न्यूटन का थर्ड लॉ जो आप बता रहे हो वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ, थर्ड लॉ का मतलब कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि अगर हम किसी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी हमें
उतना ही अमाउंट का फोर्स, बट वो क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं फॉर एवरी एक्शन, there is equal and opposite reaction। ये इंग्लिश समझ पा रहे हो आप? हाँ सर आ रही थी। ओके ठीक है, जो आप बताया उसी को मैंने हिंदी में लिखी, सॉरी इंग्लिश में लिख दिया और कुछ है, ठीक है। चलो कि इस चीज को शुरू करने से पहले जो एनएलएम चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएलएम भी हम लिखते हैं, क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? न्यूटन के गति का नियम। एग्जैक्टली, न्यूटन्स के गति का नियम। चलो पढ़िए। तो इसमें क्या कि अभी तक के चैप्टर्स में जो काइनेमेटिक्स में क्या हमने पढ़ा था, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था जो चीजें हमने देखी थी, अगर उसमें आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसको फिर से हम डिस्कस कर सकते हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि डिस्प्लेसमेंट को मेनली हमने कहा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, ये चीजें हमने फाइंड किया था। इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में और इस चैप्टर में फर्क ये कि इसके पहले वाले चैप्टर में काइनेमेटिक्स में हमें बस क्या किसी पार्टिकल ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ, कितनी वेलोसिटी हुई, क्या स्पीड हुई, क्या एक्सेलरेशन हुआ, केवल ये चीज हमें फाइंड करना होता है, बिना ये जाने, बिना उसका कारण जाने कि वो किस वजह से घूम रहा है, मूव कर रहा है या चल रहा है, या उसका एक्सेलरेशन इतना क्यों हो गया, उसका डिस्टेंस इतना क्यों हो गया, उसकी वेलोसिटी इतनी क्यों हो। बिना कारण जाने जब हम इस सारे चीजों को, इस सारे पैरामीटर को पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, या डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी या स्पीड आप बोल सकते हो, ठीक है, तो वो काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। बट जब हम उसके रीजन को भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये मोशन क्यों हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो कि कोई यहाँ पे ब्लॉक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है, ठीक है, कुछ ए एक्सेलरेशन से, तो ये क्यों चल रहा है, ठीक है। अगर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ऑब्वियस बात कोई न कोई फोर्स लगाया होगा इस तरीके से, राइट। तो जब उसकी स्टडी हम करते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है बॉडी में क्यों, उसका रीजन हम जानने की कोशिश करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, एनएलएम के अंदर आता है, या फिर उसको बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ मैकेनिज्म, मतलब जब कारण जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो एनएलएम चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो जैसे कि न्यूटन ने जो नियम दिया, या जो उनको ये आइडिया कहाँ से आया, उन्होंने देखा कि एक सेब था, सेब नीचे गिरा, ठीक है, तो क्यों नीचे गिरा भाई, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ठीक है। तो उन्होंने वहां से नियम क्या निकाला, जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर किसी चीज को हम फेंकेंगे तो अर्थ की तरफ ही आएगा, जमीन की तरफ ही आएगा, क्यों, क्योंकि एक गुरुत्वाकर्षण बल, एक फोर्स लग रहा है जो ऑलवेज किधर होता है, अर्थ की तरफ होता है। तो इस वजह से किसी भी चीज को हम जब फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। तो वहां से उन्होंने और कई सारे चीजें डेवलप करी, ठीक है, और वहां से फिर जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी तरीके से और भी चीजें उन्होंने मोशन में, गति में चीजों को डिफाइन किया। अगर हम फोर्स लगाते हैं, जैसे कि जो मैंने लिया कि अगर फोर्स हम लगाएंगे तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो कुछ वेलोसिटी होगी, और कुछ समय तक अगर इसको हम फोर्स लगाते रहेंगे क्या होगा, इस पार्टिकल का, इस ये जो ब्लॉक है या जो ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने पहले पहले हमें ने सीखा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना। अब उस पर ऐसा क्यों होता है, उस रीजन को हम पढ़ेंगे। तो उस रीजन को पढ़ने से पहले कुछ चीजें पहले देख लेते हैं फोर्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है कि अगर कोई मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से, तो उस पर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स क्या है, ठीक है, फोर्स क्या है, अगर मैं सिंपल आपको बोलूं, फोर्स का मतलब कि अगर हम किसी भी चीज पे बल का प्रयोग करते हैं, हिंदी में बल, इंग्लिश में फोर्स, ठीक है, फोर्स जिसकी वजह से कुछ डिफॉर्मेशन हो, राइट, डिफॉर्मेशन मतलब कुछ बदलाव हो, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है।
कुछ ऐसा जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट पार्टिकल में कुछ बदलाव हो किसी भी तरीके का, कुछ डिफॉर्मेशन आए, कुछ चेंजेस आए, या फिर वो अपना जो जगह है, पोजीशन है, वो चेंज करे। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग उसमें कुछ फोर्स उस पे अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया है फिर किसी और ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो फोर्स से इसको जनरली कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जैसे कि न्यूटन, चलो न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो हमने पहले ही उस चीज को देख लिया, इसके बारे में देखना चाहिए। अब ये बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है? सर फोर्स का यूनिट, यूनिट आप हिंदी में क्या उसको बोलते हैं? यस सर, मात्रक। हाँ सॉरी, मात्रक बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होगा फोर्स का? बल का मात्रक सर न्यूटन होता है। न्यूटन, चलो बढ़िया। मतलब उसको अगर आप किलोग्राम, मीटर, सेकंड में अगर आप बताना चाहो तो कैसे बताओगे? क्या सर? अगर आप उसको किलोग्राम, मीटर और सेकंड में अगर आप बताना चाहोगे तो क्या होगा उसकी वैल्यू? मतलब 1 न्यूटन बराबर कुछ रिलेशन होगा ना? सर कि आवाज आपकी मैं सर वो, आवाज आपकी थोड़ा फंस फंस के आ रही है, किसी बात देखिए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर न्यूटन को, जो एक न्यूटन यूनिट है, उसको किलोग्राम, मीटर और सेकंड में बताना हो तो कैसे आप बताओगे? अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही क्लियर? जी ओके ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर इसमें क्या रिलेशन होगा किलोग्राम, मीटर, सेकंड में, कैसे आप इसको बताओगे? देखो आप, ये हमारा फोर्स जो है, फोर्स का यूनिट क्या है हमारा? न्यूटन है। ठीक है, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होता है यूनिट? किलोग्राम होता है, इंटू जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड। ठीक है, यस तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन बराबर ये हो जाएगा किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा राइट। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी, 1 केजी लिख सकते हो आप, 1 मीटर इंटू 1 पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें एक यस। चीज और होती है, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इस चीज को पहले समझ लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला आप समझते हो यस क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब जो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मास को कैपिटल एम में, लेंथ को जी कैपिटल एल में, टाइम को टी में। ठीक है, इस तरीके से। बिल्कुल। और करंट होता है तो एम्पियर, उसको आई से लिखते हैं, आई से नहीं, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी और चीजें जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का? सर MLT-2। एग्जैक्ट, ये हो जाएगा MLT -2। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम कुछ इसमें एक चीज और देखते हैं। देखो जो फोर्स है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट हमने देख लिया, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी राइट, और इसका यूनिट है न्यूटन, ये चीज हमने देख लिया। अब ये बताओ, चलो मैं एग्जांपल, मान लो कि ये अर्थ सरफेस है, इस पे ऐसे ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, तो ठीक है, मान लो कि ये स्मूथ है या नहीं भी हो सकता है, और मैं इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो ब्लॉक है ये मूव करेगा या नहीं? यस सर। मूव करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब सोचो अगर मैं जो फोर्स ऐसे लगा रहा था, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, ठीक है, सेम अमाउंट का, मतलब सेम मात्रा का, तब ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं? नो सर, क्यों? क्योंकि सर वो अब वो ऊपर से वो हो रहा है ना, फोर्स लग रहा है, तो जमीन के हिसाब से वो नहीं हो पाएगा, मतलब धरती के हिसाब से वो नहीं हो पाएगा। ओके 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 ओके,
तो मतलब कितना हम फोर्स लगाएं ऊपर से, मतलब ऐसे कि ये जो ब्लॉक है मूव कर सके, हो सकता है कुछ ऐसा। कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ। नो सर। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। हाँ देखिए, क्योंकि देखो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो कोई रुकावट नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन अगर होगा तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। जब ऐसे हम लगा रहे हैं वर्टिकल, तो क्या है, अगर ऐसे हम देखें, बेसिकली क्या है, बड़ा सा अर्थ है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। अर्थ क्या इतना बड़ा है कि ये छोटा सा ब्लॉक, अगर इसका जो मास है 1 kg है, ठीक है। अर्थ का मास कितना होता है पता है आपको? नहीं सर। अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻⁴ kg, इतना भारी होता है ये, ठीक है। तो अब सोचो 1 किलो इसके सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 किलो तो 1 किलो क्या, 100 किलो भी ले लो तो भी कुछ भी नहीं इसके सामने, राइट। तो जब 1 kg को इस पे हम रखते हैं, खरी मैंने बड़ा बनाया, ये क्या होता है कि ऐसे हम पुश करते हैं तो ये जो धरती ये भी ऐसे एक पुश फोर्स लगाती है अपवर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जनरली हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस को बोलते हैं, राइट। तो कितना भी हम फोर्स लगा, हाँ एक चीज हो सकता है कि अगर ये जो जमीन वाला पार्ट है ना, ये अगर ये कमजोर हुआ है, ठीक है, अगर ये कमजोर हुआ, ये वाला जो पार्ट है अगर कमजोर हुआ तो हो सकता है कि ये जो है ये क्या इसमें धंस जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम फोर्स बढ़ाते रहे तो हो सकता है कि अगर ये कमजोर हो, मान लो कि कमजोर मिट्टी हुई तो ये धंस सकता है, तो वो एक केस बन सकता है कि हम फोर्स लगाते रहे क्या हो इसमें वो धंस जाए, मान लो बालू है या फिर वैसा कमजोर मिट्टी है तो ये धंस सकता है। बट वैसे वो मूव नहीं कर सकते जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फोर्स में पहली जो चीज इंपॉर्टेंट है फोर्स के लिए, वो है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, अगर मैं यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है। बट अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो ये कुछ और एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है, राइट। तो जैसे जैसे फोर्स हम बढ़ाते रहे, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो वैल्यू है, इसको हम बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, इसकी भी वैल्यू, मतलब ये जो ब्लॉक है ये क्या होगा, और रफ्तार से मूव करने लगेगा, भाग। मतलब जितना हम फोर्स बढ़ाएंगे उतनी तेजी से भागेगा, ठीक है। बट ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब ये जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मोशन नहीं। पहला चीज जरूरी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, जितना मैग्नीट्यूड हम बढ़ाएंगे, वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड और आसानी से समझने के लिए समझ सकते हो वैल्यू, ठीक है। जितना हम बढ़ाएंगे उतनी तेजी से वो मूव करेगा। दूसरी आप सोचो, आप मतलब 10 न्यूटन फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है, 10 न्यूटन में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी उतना ही जरूरी है, जितना कि फोर्स का वैल्यू जरूरी है उतना ही जरूरी है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो भी जरूरी है, राइट। अब इसी में एक चीज और आप देखो, खैर वो थोड़ा सा और आगे जाएगा, पर आप अगर आप समझ पाओ तो अच्छी बात है। देखो इसी में एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, वाला पार्ट है, ये फोर्स मैं एक इस तरीके से लगा रहा हूँ, मान लो कि ये वन डायरेक्शन हो गया, और दूसरा मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, इस तरीके से कुछ एंगल पे, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, सेम अमाउंट का है। तो किस केस में, ये वन केस हो गया, एक केस टू हो गया, तो किस केस में जो ब्लॉक है ये तेजी से भागेगा, वन में या टू में? वन में। क्यों ऐसा, क्यों टू में क्यों नहीं भागेगा? सर टू में कम था तो भागेगा, वन में ज्यादा तेज से भागेगा। एग्जैक्टली। इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं, इसको हम क्या करें, इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करना आता ना आपको, मतलब इसको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन क्या करना है, इसको तोड़ लेना, तो ठीक है।
तो जैसे एफ इधर है, ये एंगल थीटा है, इधर क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा आ साइन जाएगा, थीटा। ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो इफेक्टिवली कितना बचा है, एफ कॉस थीटा बचा, ठीक है, और हमें पता है कि जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू 1 से कम ही होगी, ठीक है। तो इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू ये इससे क्या है, कम, ठीक है। अब कम है तो ऑब्वियस बात है कि इस एक्स डायरेक्शन क्या होगा, इस सेकंड वाले केस में ये थोड़ा स्लो मूव करेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, पहले की अपेक्षा, ठीक है। तो इसमें तीसरी चीज यही मैटर करती है कि हाउ वी अप्लाई द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड, या फिर ये बोल सकते हो पॉइंट ऑफ, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर मैं बोलूं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, कि हम किस तरीके से फोर्स को अप्लाई करें, किस पॉइंट पे, किस जगह हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन हो गया, और किस जगह हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी चीज बहुत मैटर कर जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं कि ये हमें समझना है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एनएलएम के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूटन्स लॉस के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद उसमें फ्रिक्शन भी आएगा, तो वो चीज बहुत मैटर कर जाएगी, किस तरीके से हम फोर्स को अप्लाई करें, किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और किस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट वाला पार्ट है ये तो ठीक है, हम और आगे वाले चैप्टर में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बट ये दोनों चीज अभी आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। ये समझ पा रहे हो आप? हाँ। ओके, चलो चलो ठीक है, रुको मैं आप कुछ आसान आसान क्वेश्चंस पूछता हूँ, देखते हैं। मान लो आपकी ये ब्लॉक है, इसका मास है 5 kg, ठीक है, अब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं F बराबर 20 न्यूटन, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, चार। चलो कैसे निकाला आपने, सर इस बराबर एम में से एग्जैक्टली, तो सेकंड ला। एक्सेलरेशन बराबर हो जाए F by m, सिंपली हो जाएगा, मतलब 20/5 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज और आप इसमें मुझे बताओ कि चलो ये पार्ट मान लेते हैं, और बी पार्ट आप उससे मैं पूछता हूँ, बी पार्ट में ये पूछ रहा हूँ, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकंड के बाद इस ब्लॉक की आपको वेलोसिटी बतानी है, और इनिशियली ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब u इज इक्वल टू 0, u का मतलब कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो 2 सेकंड बाद इसकी रफ्तार क्या होगी वो आपको बताना है। सिंपल आपको लगा, जो आपको न्यूटन्स लॉ, सॉरी क्या बोलते हैं, जो फॉर्मूले है ना न्यूटन के, 3 फॉर्मूले आपको पता होंगे ना, न्यूटन ने जो दिया था v इक्वल टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं याद है आपको? सर आ रहा है जी। आ रहा है। दो ऐसे फोन है जिनका प्राइवेट इंटरेस्ट था, दो का प्राइवेट नहीं है। हाँ, दो सर 8 मीटर, कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर, 8 सर 8। ओके 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 ओके, सही, सिंपल है, ठीक है। सिंपल आपको ये यूज करना था, v इक्वल टू u
प्लस 80, यही आपने यूज किया है ना? आलोक, आप सुन रहे हो मुझे? जी सर। ओके, तो u 0 है और एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 है, तो टाइम 2 सेकंड बाद पूछा है, तो कितना आ जाएगा ये? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जब भी इफ a इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है? v इक्वल टू u प्लस 80, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, where a is the displacement, and s is equal to ut plus half a into t। ठीक है, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं जब a क्या हो? कांस्टेंट। चलो एक चीज और इसमें आप बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? सर 32 मीटर। 32 मीटर। बहुत बढ़िया, सिंपल। आपको ये तीसरा वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज कर देना था। s इक्वल टू u 0 है प्लस हाफ इंटू एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 है इंटू टी का स्क्वायर। टी का मतलब कि ये 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये 2 16 दूनी कितना आ जाएगी? 32 मीटर आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से ये तो बहुत ही आसान सा सवाल हुआ। ठीक है, इसको कर लिया हमने। अब एक चीज और इसमें देखते हैं, एक टर्म है उसको बोलते हैं FBD। FBD का मतलब समझते हो आप? इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि जैसे कि जो पिछला क्वेश्चन मैंने लिया था उसी को मैं आपको लेता हूँ। ठीक है, ऐसे हमने क्या लिया था कि इस डायरेक्शन में ऐसे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये जो है इसका मास कितना मैंने लिया था? 5 kg। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, और ये अर्थ सरफेस पे ऐसा रखा हुआ है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि जिस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है, उसका एक फ्री डायग्राम बनाना, एक फ्री ऐसा पिक्चर बनाना, और उस पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको उस पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जैसे एक ब्लॉक जो है, इसको देखो मैंने ऐसे मान लो बनाया। ठीक है, अब इस पे हमें ये दिखाना है कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है, और इसका मास 5 kg है, तो मास 5 kg है तो डाउनवर्ड एक क्या लगेगा? एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg फोर्स, वो लगेगा mg। ठीक है, तो मास इंटू जी, मास 5 kg, जी की वैल्यू 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और होता है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अगर कोई भी दो सरफेस है, ठीक है, दी बोलो कि अगर कोई भी दो जो सतह है अगर एक दूसरे को टच कर रही है, छू रही है, उनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लगता है। ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स कैसे लगता है? जैसे कि अगर ये मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से, मैं थोड़ा सा समझने के लिए आपको बना रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से जो ब्लॉक है ना, इसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट वैसे देखने में तो प्लेन लगता है, बट अगर उसको एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब एकदम छोटे लेवल पे देखा जाए तो कुछ इस तरीके का होता है। और जो अर्थ है ना, वो भी कुछ
इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इन दोनों में एक कांटेक्ट की वजह से, मतलब एक दूसरे को जो टच करे उसकी वजह से एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। वो इस तरीके से लगता है। ये जो दो कोई भी दो सतह हो सकती है, वो जब एक दूसरे को टच करते हैं उनकी वजह से जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या है कि अब जैसे हम इस पे रखें तो ये जो इसका वेट है मतलब 5 किलो है, तो ये नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो अर्थ है वो भी इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो अगर इसमें मैं बनाऊं, ठीक है, इसमें इस यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में एक एन फोर्स लगेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, अब इसको एनालाइज करते हैं कि ये किस डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे में देखो साइन जो कन्वेंशन है इसको आप याद रखना हमेशा, एक्स इस डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मानते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में जनरली हम वाई मानते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर कुछ और नहीं बोला है तो, ठीक है। तो हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में ये जो ब्लॉक मूव तो कर रहा है, बट ऊपर के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब इस ब्लॉक पे ऊपर के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, मतलब ये बोल सकते हैं कि नो मोशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। दिस इंप्लॉइज समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, मतलब कि वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये एन ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या होगा, प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा, और ये mg फोर्स 50 न्यूटन डाउनवर्ड के डायरेक्शन लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, नीचे की तरफ लग रहा है तो -50 हो जाएगा, एंड ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना मिल गया, 50 न्यूटन मिल गया। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और ये क्या, ये यूनिट है। तो नॉर्मल रिएक्शन में जो फोर्स है वो कितना हो गया, 50 न्यूटन का हो गया, ठीक है। तो एफबीडी ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसका मैंने सिंपल एफबीडी बनाया, ठीक है। एफबीडी इससे क्या होता है कि हमें ये समझ में आ जाता है, अभी तो खाली आसान क्वेश्चन था, तो एफबीडी अगर नहीं भी बनाते तो भी हमें चीजें समझ में आ जाती है, बट अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है तो हमें इसे बनाने से समझ में आता है कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे कि जो नॉर्मल फोर्स है ये इसके मोशन में हेल्प नहीं कर रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में किसी तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा है, बट कोई और दूसरा सिचुएशन होगा तो उसमें हो सकता है कि ये जो है क्या करे, इसको मदद करे, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और एक दो चीज हम देखते हैं। इसी में थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल देखते हैं तो और आपको समझ में आएगा। चलो पहले ये मान लेते हैं कि ऐसे एक ब्लॉक ए है, ठीक है, और इसी से सटा हुआ एक ब्लॉक ऐसे बी है, ठीक है, इसी से सटा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही हो गया, ऐसे, ठीक है। और मान लेता हूँ कि इस पे मैंने इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया F, ठीक है, और फ्रिक्शन विक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस, ये क्या है, ये स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो फोर्स में लगा रहा हूँ, तो अब ये बताओ ये क्या दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे या नहीं, हाँ सर एक साथ मूव करेंगे, एक साथ मूव करेंगे क्योंकि कोई रुकावट है ही नहीं, फ्रिक्शन विक्शन कुछ है ही नहीं, फ्रिक्शन विक्शन होता तो थोड़ा सा और हमें कैलकुलेट करना पड़ता, निकालना पड़ता कि क्या चीजें हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें ये पूछा है कि अब देखो ये अगर आप देखोगे तो ये ब्लॉक 1 अलग है और ब्लॉक 2 अलग है, ठीक है। ये क्या है, इसका ऐसे मैं बना देता हूँ, ये मान लो ब्लॉक 1 का ऐसे सरफेस हो गया और ब्लॉक 2 का मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, मान लो ब्लैक से मैं बना देता हूँ, ये ब्लॉक 2 का ऐसे सरफेस हो गया, ठीक है, दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या होता है, अगर दो सरफेस टच करते हैं तो उनके बीच एक कांटेक्ट फोर्स लगता है जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल
रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ए और बी में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा, ठीक है। ए और बी के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कितना होगा, फिर कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, इसको कर सकते हो आप? सर इसमें कोई वैल्यू दी नहीं है सर। नहीं, जैसे ये जो, हाँ ठीक है, मास ले लो आप। मान लो कि इसका मास कुछ m है और इसका जो मास है 2m है, ऐसे मान लो, इस तरीके से। सर 30 न्यूटन। 30 न्यूटन, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है। चलो आप देखते हैं इसको। अच्छा, ये जो f की वैल्यू कुछ लिए हो क्या आप? नो सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ए का भी और बी का भी, ठीक है। या फिर उसके पहले एक सिंपल सा चीज ये देखो, अगर हम ऐसे अगर दूर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो दोनों ब्लॉक हैं वो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। जी तो अगर दोनों को हम एक ब्लॉक मान लें तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सिंपल हो जाएगा F/3m, जी। ठीक है। अब देखो दोनों का अलग अलग हम एबीडी बना रहे हैं, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम जैसा हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले ए का बनाते हैं, ठीक है। ए का ये हम बना रहे हैं, तो ए पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स ऐसे लग रहा है F, ठीक है। और ये नीचे क्या है, अर्थ है, तो अर्थ नहीं, पहले ये लिख लेते हैं, ये नीचे ऐसे पहले mg फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और अर्थ है तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये N1 एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, ठीक है। ये N1 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये ए और बी ब्लॉक दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनकी वजह से भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बनाया, देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, अर्थ ए ब्लॉक पे इस ए की तरफ लगा रहा है, ठीक है। और फिर ब्लॉक अर्थ पे ए mg फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो ब्लॉक ए है वो बी पे, अगर देखो दोनों मैं बनाता हूँ इस तरीके से, ये ब्लॉक बी है, ठीक है। ब्लॉक बी का सिंपली क्या हो गया, ये mg हो गया ऐसे नीचे, और यहाँ पे मैं N2 मान लेता हूँ जो अर्थ की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरीके से लगाएगा, और बी जो है इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में ऐसे लगाएगा। ये समझ पा रहे हो आप, यस सर। ठीक है। मतलब एक चीज अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि अगर हम ए पे फोर्स F लगा रहे हैं तो ये जो F फोर्स डायरेक्टली बी पे तो नहीं लग रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में बी पे लगेगा, वो इस तरीके से। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इस तरीके से हम बोलेंगे एन बी ड्यू टू ए। मतलब इसका मतलब क्या है, एन बी ए का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए,
इसको इस तरीके से हम पढ़ेंगे, एन बी ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू ए, ठीक है। उसी का अपोजिट इस पे लग जाएगा एन ए बी, ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू ब्लॉक बी, ठीक है। हाँ, अब इसको आप बोल सकते हो एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, क्योंकि अगर ए बी पे फोर्स लगाएगा तो बी ए पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। देखो अब दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसका प्लस एक्स में है, इसका क्या है माइनस एक्स में है, बट मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का, ये सेम होगा। मतलब ऐसा आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ एन बी ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन ए बी, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट बट मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ से सिंपल चीजें आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वाई डायरेक्शन में नहीं, वाई डायरेक्शन में ए मूव करा नहीं बी मूव करा वाई डायरेक्शन, तो सिंपल n1 माइनस एम जी इक्वल टू 0 करोगे तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी mg हो जाएगी, ठीक है। वाई डायरेक्शन में ए मूव नहीं कर रहा, सॉरी ये 2mg है, ठीक है। तो ये जो b है ये भी वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा n2 इक्वल टू 2mg हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको जी। ओके। अब देखो अब हमें ये इसकी वैल्यू निकाली एन ए बी या फिर ए बी किसी की भी वैल्यू निकाली, और हमें एक चीज पता है कि ये जो पूरा ए बी है, ठीक है, ये पूरा पूरा जो सिस्टम है वो इस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन या फिर प्लस एक्स डायरेक्शन में, प्लस एक्स हमारा ये है इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है। तो हम किसी भी एक ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो ब्लॉक ए है इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, एक्स डायरेक्शन मोशन कर रहा है, एक्सीलरेशन इसका ए है, देखो इस तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन फॉर ब्लॉक ए इन एक्स डायरेक्शन, ब्लॉक ए के लिए एक्स डायरेक्शन में अगर आप ध्यान दो तो ब्लॉक ए पे क्या क्या फोर्स लग रहा था, ऐसे ही एफ लग रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एन ए बी लग रहा है, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव की तरफ और ये नेगेटिव की तरफ। देखो हम क्या लिखेंगे एफ माइनस एन ए बी, अब ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन ए से और इसका मास एम है, मास इनटू ए हो गया। ये समझ में आया आपको कैसे लिखा मैंने जी। ठीक है। तो देखो यहाँ से हम एन ए हमें ये वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे एन ए बी को इधर लेके आ जाते हैं, एन ए बी इक्वल टू एफ माइनस एम इंटू ए, और एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी कितनी आई थी यहाँ से देख लेते हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 3m। हाँ एग्जैक्टली एफ अपॉन 3m, एफ अपॉन ये 3m हो गया, तो एम एम इससे कट गया, एफ माइनस एफ बाई 3, तो ये कितना आ गया 2/3f आ गया। समझ में आया आपको ये ठीक है। तो हम अगर हमें ए बी ब्लॉक के सिस्टम का एक्सीलरेशन बताना है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, बट अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताना है तो हमें अलग अलग एबीडी बनाना पड़ेगा, फिर उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो इसको जो बी ब्लॉक है उससे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बी ब्लॉक पे सिंपली केवल एक फोर्स लग रहा है एन बी ए, ठीक है, और इसका भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे सिंपली एन बी ए इक्वल टू मास जो कि बी का मास 2m है इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है f/3m है, mm कट गया और ये कितना आ जाएगा 2/3m, सेम आ रहा है, ठीक है। ये भी सेम आ रहा है, सेम हमने समझा भी था आपको कि ये वैल्यू क्या होगी सेम होगी, क्योंकि क्या ये एक टाइप का एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, ठीक है। ये एबीडी बनाना सीख रहे हो आप, जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हम बना रहे हैं, चलो बढ़िया। चलो ये तो खैर ठीक है कि सिंपल है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर ये थोड़ा सा मैं चेंज करूं, ठीक है, देखो मैं चेंज कैसे करता हूं, थोड़ा सा अलग फिगर लेते हैं, ठीक है। ऐसे अगर कुछ इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, ठीक है,
इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन है और ये थीटा एंगल है, ठीक है। इस पे एक, चलिए इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, इस पे एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, राइट, ऐसे ब्लॉक। खरी ये जो लाइन है थोड़ा सीधा नहीं बट एक स्ट्रेट लाइन है सारी, ठीक है, सारी स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है सारी। ये मान लो कि आप ये ए है और इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब कोई मोशन नहीं हो रहा, हम अभी फिर सिर्फ एफडी बनाना सीख रहे हैं। ये बी ब्लॉक है, ठीक है। मास मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं, इसका मास आप इस तरीके से लिख सकते हो एम ए और इसका मास लिख सकते हो एम बी, ठीक है। तो अब इसका आपको एफ बी डी ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ड्रॉ कर सकते हो आप इसको? तो देखते हैं। हाँ, एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं खुद ही ड्रॉ करता हूँ। हेलो आलोक। हाँ जो फिगर मैंने बनाया आप देख पा रहे हो इसको? जी। ठीक है, ठीक। देखो इसमें भी सिंपल थोड़ा सा चेंज ये बस ये है कि ये एंगल पे है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये देखना है कि ये जो इसको हम वेज बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं। एक सॉलिड सा ऑब्जेक्ट होता है इस ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है, ये वेज हो गया, ठीक है। और ये कुछ ऐसे एंगल पे जो बी ब्लॉक है रखा गया है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स अगर आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि जो पिछला क्वेश्चन हमने किया, जो दो सरफेस थे ना, जो नॉर्मल फोर्स हमने क्या लगाया, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगाया, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखना, जो नॉर्मल फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो जो दो सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इस वाले में देखते हैं पहले, ठीक है। इस पे तो खैर सिंपल मान लो आपका ये mg एक हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, और एक ये जो अर्थ को टच कर रहा है इसका ये n1 नॉर्मल फोर्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो a और b टच कर रहे हैं उसकी वजह से जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे। इसको मान लो कि यहाँ पे हम क्या इसको बोल देंगे, नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एन ए बी हम बोल देंगे। और इस पे हम क्या बोल देंगे, और अब हमें पता है कि ये दूसरे वाले पे इक्वल एंड अपोजिट लगता है, तो ये भी इस सरफेस कैसे परपेंडिकुलर लगेगा, कुछ इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा, एन बी ए, मतलब नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इसका एम जी तो ये
डाउनवर्ड ही लगेगा, नीचे लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि ये क्या लगता है, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, दो सरफेसेस हैं, उसके ये हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। जो सरफेस टच कर रहा है उसकी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें और करी जा सकती हैं कि अगर इसका हम ये देखें कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसका मोशन क्या है, ठीक है। तो इसके मोशन को अगर आप देखो, हम क्या करें, ये जो वेज है ना, इसको अगर हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, मतलब इसको मान लो कि यहाँ पे कील उठो के इस तरीके से फिक्स कर दिए, केवल ये जो बी है ये ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, राइट। तो बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे, देखो आप इसको हम इस तरीके से निकालेंगे कि mg फोर्स ऐसे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जी अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, ये एंगल को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमारा ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसके पैरेलल अगर मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो गया, राइट। एक मिनट, थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला थीटा -90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हो जाएगा सिंपली, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल है बेसिकली ये क्या हो जाएगा हमारा, थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, जी ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये एक दूसरे परपेंडिकुलर यस। है। तो अब देखो mg को रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में mg का क्या कंपोनेंट आएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, ये रिजॉल्व करना आपको आता नहीं, इसे mg को मैं क्या करूँ, mg का एक कंपोनेंट में इस डायरेक्शन में लूंगा और mg का एक कंपोनेंट में इस डायरेक्शन में लूंगा। सिंपली हम कैसे लिखते हैं, देखो mg इंटू ये जो एंगल होता है ना, वो उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कॉस ऑफ दैट एंगल बेसिकली होता है। तो mg cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा, इसके अलावा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, mg cos थीटा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये एंगल कितना, mg ये 90 माइनस थीटा, तो mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, सर काश रहेगा साइन रहेगा। मैंने cos 90 माइनस थीटा लिखा है, ठीक है। तो ये आएगा mg sin थीटा ही आएगा, ठीक है। वो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो इसलिए मैंने ये लिख दिया। ये एंगल कितना है, ये 90 माइनस थीटा है ना, ये वाला यस जो सर। एंगल है ये तो 90 माइनस थीटा है ना। जी चलो इसको मैं यस सर। एक्चुअली मुझे लगा कि आप नहीं समझ पाओगे इसलिए मैंने ये लिखा, नहीं तो फिर मैं साइन थीटा ही लिखता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो साइन थीटा एक्चुअली साइन थीटा ही है वो, ठीक है, मैंने आपको समझने के लिए उसको लिख दिया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या हमारा आ गया, mg साइन थीटा आ गया, साइन। ठीक है। तो अगर आप देखो इस सिचुएशन में, एक मिनट, कि अगर इसको ये जो बड़ा वाला बेज इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो ये जो बी ब्लॉक है वो क्या इस तरीके से मूव कर सकता है, ये ऐसे जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, नो सर। नहीं, वो मूव करेगा कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में, ठीक है। जी इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, अब देखो ये mg cos थीटा जो है वो फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब ये इसको बी ब्लॉक को मूव नहीं करा सकता, लेकिन ये जो mg sin थीटा वो इस डायरेक्शन में ऐसे ही मूव करा सकता है, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन क्या लग रहा है फोर्स को, mg sin थीटा लग रहा है और कोई फोर्स है नहीं, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यस। ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, आ जाएगा यहाँ से, अब जी साइन थीटा अपॉन ए, मतलब जी साइन थीटा। ठीक है, सिंगल आ जाएगा जी जी साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे जब इंक्लाइंड प्लेन हो, मतलब ऐसा इंक्लाइंड प्लेन हो, मतलब ऐसे एंगल पे हो ट्रायंगल टाइप का, तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा होता है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये एन बी ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप बता सकते हो,
ये अब जो फिगर में बना रहा हूँ, आप बना रहे हो ना इसको अपने कॉपी पे। जी तो अब फिगर देख के बताओ। अगर फिगर में थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं थोड़ा इसको और क्लियर बनाता हूँ। ऐसे ये था हमारा, और इस डायरेक्शन में हमारा एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था एन बी ए, ठीक है, ये चीज क्लियर है। और ये जो एंगल था, ये एंगल था हमारा थीटा डिग्री, ठीक है। तो एक mg का कंपोनेंट आया था इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ये कितना आया था, ये आया था mg cos थीटा, ठीक है। तो आप बता सकते हो इस nba की वैल्यू कितनी होगी? ओके, सर, ये फिगर फिर से बना दीजिए सर, बड़ा सा कहीं तो दूसरे तरीके से। मैं भी वही सोच रहा था। देखो इसको, सॉरी एक मिनट रुक जाते, इसको थोड़ा सा मैं अलग बनाता हूँ, बड़ा सा। ठीक है, ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन था, मैं इंक्लाइन प्लेन को अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, बस एंगल को मैं देखने के लिए बना रहा हूँ। ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। और इस पे ब्लॉक रखा गया है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारा ये ब्लॉक हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा कौन सा बी ब्लॉक है, ठीक है। अब कुछ चीजें ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन, ये हमारा लाइन हो गया, और along दिस ये हमारा हो गया ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमारा हो गया, ऐसे बना देता हूँ मैं, ऐसे, ठीक है। ये एंगल थीटा था, तो हमने क्या क्या चीज निकाली थी कि ये भी एंगल हमारा थीटा आ गया था। और वर्टिकल ऐसे अगर ड्रॉ करें ऐसे, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हमारा क्या आया था, ये वाला जो एंगल, ये एंगल हमारा थीटा आया था, ठीक है। और mg का जो फोर्स है, जो यहाँ से लग रहा है m का ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करके बना देता हूँ। ये mg हमारा ऐसे नीचे लग रहा है, ठीक है। और एक जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स इस तरीके से इस पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है। इसलिए मैंने इसको रेड से बना दिया। ये एन बी ए, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये मैंने बना दिया, ठीक है। हाँ, अब क्या चीज हमने किया था, mg को रिजोल्व किया था, तो mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हमारा आया था, और कितना आया था, mg साइन थीटा आ गया था इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में हमने रिजोल्व किया, तो इस डायरेक्शन में हमारा कितना आ गया था, इस डायरेक्शन में हमारा आ गया mg cos थीटा आ गया था, ठीक है। अब आप, हमने इस डायरेक्शन में ये निकाल लिया कि इस डायरेक्शन में ऐसे हमारा एक्सेलरेशन आ गया था g sin थीटा, ठीक है। ये एक चीज क्लियर है। अब हमें ये बताना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस फिगर को जो आप देख रहे हो, तो इसमें चीज आपको समझ में आ रही है कि इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या है कि कोई मोशन नहीं है, नो मोशन, मतलब किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ फोर्स, सिग्मा ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। अब ठीक है, डायरेक्शन जो भी आप मान, में समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, ठीक। कोई मोशन नहीं हो रहा है किसी प्रकार का, तो क्या हो जाएगा, सारे फोर्स का समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तो सिंपल, अब देखो कि क्या हो जाए, एन बी ए इधर ऊपर लग रहा है, तो ऊपर को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, एन
बी ए, और एम जी कॉस थीटा नीचे लग रहा है उसको नेगेटिव मान लेते हैं, माइनस एम जी कॉस थीटा हाँ, इज इक्वल टू 0। तो एन बी ए की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी का ठीक है। एम जी कॉस थीटा। इस चीज को आप समझना और याद भी रखना कि कभी भी अगर कोई भी ब्लॉक ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन पे थीटा एंगल पे रखा गया है, और जो थीटा एंगल है ये हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है वो कितना होगा? एम जी कॉस थीटा होगा। ठीक है, ये ऑलवेज हमेशा। बाकी ठीक और कंडीशंस आएंगे तो और इसमें बदल सकता है, बट ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर समझ में आया आपको? यस सर। चलो बढ़िया, आपने बना लिया इसको? जी बना लो आप इस फिगर को। आप ऐसा लिख लेना कि नो मोशन इन दिस डायरेक्शन, सो समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एन बी ए माइनस एन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिल जाएगा? एन बी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। हाँ, बन गई। नोट कर लो आप, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जी सर हो गया। हो गया? चलो बहुत बढ़िया। आओ नेक्स्ट इसी पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाएगी, चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं इसी पे। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है, और इस पे ऐसे ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, ये ब्लॉक ऐसे इस पे रखा गया है, ठीक है, ये फिक्स है, मतलब ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना ट्रायंगल वाला, ये मूव नहीं कर सकता, केवल ये जो ब्लॉक है ये मूव कर सकता है, ब्लॉक भी मान लेते हैं। और इसका जो मास है, मास मान लो आप कितना मान लो या कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मास मान लो 2 किलो है, 2 केजी, ठीक है, और इसको यहाँ से क्या किए? रिलीज कर दिए। रिलीज का मतलब कि इसको छोड़ दिए, ठीक है, हाँ रिलीज कर दिए। और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल टू क्या है? 0 है इनिशियल वेलोसिटी। तो आप क्या बताना? फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कितने देर, आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 2 सेकंड। जैसे अभी हमने पीछे चीजों को किया, वहां से बस आपको डायरेक्टली यूज कर लेना है उसको। सर बताइए। ये पीछे पर एक स्लाइड पे हम देखते हैं, ठीक है। अब ये बताओ इस डायरेक्शन में, मतलब इंक्लाइन के लॉन्ग ऐसे एक्सेलरेशन कितना होता है? जी सर। जी साइन थीटा, ठीक है। अब उसी को यहाँ पे आप यूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन g/2 आया सर। हाँ बढ़िया है, तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 10/2 मतलब 5।
हाई हो जाएगी। ठीक है, आपको पता तो चल गया, तो इसमें बताना क्या है। अब देखो इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा, मतलब कि जी साइन 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हो गई 10 गुणे 1/2 बराबर 5 आ गया आपका। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब जी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल आपको बताना कब 2 सेकंड, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो u बराबर 0 है, एक्सेलरेशन 5 आ गया, 2 सेकंड बाद पूछा टाइम 2 रख दो आप, तो ये कितना आ जाएगा। सिंपल, आपको यही चीज यूज करनी थी। अब देखो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, फोर्स लग रहा है ये, और इससे हमारा एक्सेलरेशन ये आ गया। तो सिंपल जो हम देखो अभी तक जो आप ऐसे करते थे ना, अब इसको इस तरीके से समझ सकते हो। मान लो आप थोड़ा सा अगर समझ पाओ तो अच्छी, मान लो कि आप ऐसे कोई ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन जी साइन थीटा है। ठीक है, मतलब 5 है। बस जैसे आप इस तरीके से सॉल्व करते थे, वैसे ही क्या आ गया, इंक्लाइन पे आ गया, उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते। ऐसे अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता तो मान लो उसका जी साइन थीटा एक्सप्रेशन है 5 है, तो उसको आप जिस तरीके से सॉल्व करते थे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, उसी तरीके से इंक्लाइन प्लेन वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। समझ पा रहे हो आप इसको? जी 10 ठीक, मीटर पर सेकंड। हाँ 10 मीटर पर सेकंड। चलो बड़े, इसमें अगर एक चीज और मैं पूछता हूँ आपसे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में बताओ। ये 4 सेकंड, चलो 4 सेकंड लो आप, बी पार्ट इसका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड। एक मिनट। बस आप ऐसे मान के भी कर सकते हो जिसका एक्सप्रेशन ये है, या ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से थोड़ा सा समझने में आपको आसानी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है। सर 10 मीटर। 10 मीटर आ गया है? नहीं 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 नहीं, 10 नहीं आएगा। आप फिर से कुछ कैलकुलेशन शायद गलती की होगी, आप चेक करो। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला हम यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम सर यूज करेंगे। 40 है, 40 मीटर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो यू 0 हो गया प्लस हाफ हो गया इंटू ए 5 हो गया, टी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, ये 16 हो गया। ठीक है, तो 8 आ गया, 8 पंचे 40 आ गया। ठीक है, तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 मीटर। 40 ठीक मीटर। है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब सिंपल सिंपल जो सवाल है इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, तो आप इसको इस तरीके से बना लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और इसका एक्सप्रेशन कितना है, जी साइन थीटा। हाँ, एक चीज इस और में है, इसमें आप बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, ये जो इन दोनों के बीच क्या में सर? नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स हमने बताया था एन बी ए। ठीक है, मान लो कि एनबीए। हाँ, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना पीछे, जी एन एन बी ए देखो कितना वैल्यू है यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया ना एन बी ए। सर 10 आएगा वो भी। ऐसे नहीं करते आलोक जी, आप अच्छे से पहले वैल्यू को रखो फिर कैलकुलेट करो। ठीक है, एन बी ए की वैल्यू क्या होगी आप देखते हैं, एन बी ए प्लस, एनबीए बराबर सर एनसी cos थीटा। एन बी ए बराबर हम क्या लेते हैं, एम जी कॉस थीटा ना। जी ठीक है, एम जी कॉस थीटा, एम की वैल्यू कितनी है, 2 है, जी की तो वैल्यू है कितनी है, 10 है। ठीक है, 10। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 सर √3/2। √3/2 होता है। 2 2 से कटे कितना आ जाएगा ये, 10√3। 10√3 आएगा ना, 10√3 न्यूटन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन वेज एंड ब्लॉक कितना आ गया, 10√3 आ गया। 3। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन और टी टाइम बाद क्या वेलोसिटी होगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये सब चीजें हमें ऐसे इंक्लाइंड प्लेन हो उसमें भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जी इसमें आप बताओ कोई चीज नहीं समझ में आई हो आपको तो एक बार आप देख लो अच्छे तरीके से, जो जो चीजें हमने आज पढ़ी हैं। अगर कोई चीज आप नहीं समझ पाए हो तो बताओ।
नहीं सर, आ गया। हाँ तो चलो बढ़िया। चलो तो आप इसको थोड़ा सा और आप प्रैक्टिस करना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये आपको आता ही है, ठीक है। कुछ कुछ अप्लाई करके भी हमने देख लिया, तो इसमें एक दो हमने क्वेश्चन भी कर लिया आसान आसान, बाकी और इसके जो अच्छे और क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उसको हम करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। यस सर। जी बाकी सर। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप बताना, ठीक है, क्योंकि अब इसी तरीके से हम आराम आराम से पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आसान आसान क्वेश्चन करके फिर अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो फिर ओके आलोक, नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं आपसे, ठीक है। ओके। थैंक यू। You are now muted. हो गया ना।